मिल गया। गृह विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन मिल गया डिविजन। कक्षा 12 के विद्यार्थी यदि आप हैं और आज पेपर देने जा रहे हैं तो ये सेशन आपका है डिविजन। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और डिविजन डीजे चैनल पर एक से बढ़कर एक जो है गृह विज्ञान के कंटेंट आप लोग को ऑलरेडी उपलब्ध है। तो होम साइंस के विद्यार्थी जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता कब होती है? कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता कब होती है? देखिए डिविजन बात कर रहे हैं हम लोग कृत्रिम श्वसन की। तो देखिए इसे कहते हैं हम लोग सहायक वेंटिलेशन भी कहते हैं इसको। मैकेनिकल वेंटिलेशन के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। सहायक वेंटिलेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन। जब आप देखे थे कि जब कोरोना महामारी आया हुआ था तो उस समय वेंटिलेशन की कितनी बड़ी समस्या हम लोग के यहाँ देखने को मिली थी, ठीक है। ऑक्सीजन भी कितना महंगा था उस समय। तो एक चिकित्सा हस्तक्षेप है, ठीक है, जिसका उपयोग उन व्यक्तियों को सहज सांस लेने में सहायता दी जाती है या प्रतिस्थापित की जाती है जो स्वयं पर्याप्त रूप से सांस लेने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो सांस है श्वसन क्रिया कराने के लिए जो है सहायक वेंटिलेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन का प्रयोग किया जाता है, जिसे कृत्रिम श्वसन कहते हैं। विभिन्न देखिए चिकित्सीय स्थितियों में जो होता है इसका आवश्यकता पड़ता है समय समय पर, और श्वसन क्रिया को यह प्रभावित भी करता है, ठीक है। और वे अपने शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखने के लिए जो होते हैं वो असमर्थ होते हैं। कुछ ऐसे मरीज होते हैं तो उनके लिए देखिए वेंटिलेशन का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ऐसे कई परिदृश्य हैं जिसमें कृत्रिम श्वसन जो होता है आवश्यक हो सकता है। जिसे देखा जाए तो श्वसन विफलता है, जैसे निमोनिया की बात हो गई, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव की बात हो गई, पल्मोनरी डिसीज की बात हो गई, अस्थमा के मरीजों की बात हो गई, एक्यूट रेस्पिरेटरी की बात हो गई, डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात हो गई। ऐसी तमाम स्थितियां हैं जिसमें कि ऑटोमेटिकली जो होता है सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को, तो उनको पर्याप्त मात्रा में उनको सांस मिल सके तो इसके लिए वेंटिलेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कृत्रिम श्वसन जिसे हम लोग कहते हैं। इन मामलों में देखा जाए तो फेफड़े क्या होते हैं, रक्त को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देने या कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि प्रचुर मात्रा में शरीर को अगर कार्बन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होता है, व्यक्ति पेशेंट को ज्यादा दिक्कत होगी, मतलब उनकी जान भी जा सकती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। शरीर में देखिए ऑक्सीजन स्तर में कमी आती है, उसे उसका बैलेंस बनाए रखना। और कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता जो होती है आपातकालीन स्थितियों में भी हो सकती है। जैसे कहा जाता है हृदय गति रुकना हो गया, डूबना हो गया, नशीली दवाओं का जो हो गया अधिक मात्रा में सेवन हो गया, गंभीर आघात हो गया। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो मुख्य रूप से देखी जाती हैं, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन वितरित बनाया, ऑक्सीजन का वितरण जो है बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो कृत्रिम श्वसन होता है वो बहुत जरूरी होता है। देखिए अगर आपको ये प्रश्न अति लघु पूछे तो ये यहाँ से लिख दीजिएगा। कृत्रिम श्वसन उन स्थितियों में आवश्यक है जहां किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया प्रभावित होती है और वे स्वयं प्रभावी ढंग से सांस लेने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो जो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक होता है कि वेंटिलेशन का हस्तक्षेप करना स्वाभाविक है। और ऑक्सीजन स्तर को बनाए रखने में और इन जटिलताओं को दूर करने के लिए जो श्वसन सहायता दी जाती है उसी को हम लोग कहते हैं वेंटिलेशन या कृत्रिम सांस देना ना। कृत्रिम श्वसन की बात हो गई। संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। संतुलित व्यक्तित्व का मतलब होता है सकारात्मक गुणों और व्यवहारों से भरा हुआ, ठीक है। और उनके वो समग्र कल्याण के बारे में बात करें और सद्भाव के बारे में बात करें और उसकी एक विस्तृत श्रृंखला बनाए वो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं व्यक्ति का जो है बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, संतुलित व्यक्तित्व है, ठीक है। तो संतुलित व्यक्तित्व के देखिए प्रमुख गुण क्या क्या है। देखिए पहला महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हो जाएगा आत्म जागरूकता है। आत्म जागरूकता यानी खुद खुद के प्रति, यानी किसी व्यवहारों को हम दूसरे प्रति लागू करने से पहले उसको अपने ऊपर हम देख ले कि हाँ खुद के लिए मेरे के लिए क्या है। एक संतुलित व्यक्ति क्या होता है, अपने विचारों से, अपने भावनाओं से और व्यवहारों के प्रति क्या होता है, जागरूक होता है। उन्हें अपनी ताकत और कमजोरियों की गहरी समझ होती है। वे अपने कार्यों पर विचार करते हैं और आवश्यकता अनुसार जो होते हैं समायोजन करने में सक्षम होते हैं। ये पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। दूसरा कहा जाए तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी देखने को मिलता है। यानी संतुलित व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें उच्च स्तर के भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, जो उन्हें अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और दूसरों के साथ सहानुभूति रखने की अनुमति देते हैं, ठीक है ना डिस्टेंस। इससे तनाव को संभालने में और भावनाओं को नियंत्रित करने में, इन सभी मामलों में जो होता है व्यक्ति को एक अच्छा समझ उत्पन्न होता है। लचीलापन। देखिए व्यक्तित्व गुणों को संतुलित करने में भी लचीलापन लाने में, असफलताओं और चुनौतियों से पीछे हटने की क्षमता शामिल होती है इसमें महत्वपूर्ण रूप से। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति परिवर्तन को अपनाने, तनाव से निपटने और कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने में क्या होता है, सक्षम होता है। चौथा देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, खुली मानसिकता। देखिए इसके वजह से क्या होता है, सकारात्मकता आती है जब तो खुली मानसिकता बनती है। संतुलित व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है वो रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है,
और लचीलापन होता है, और नए अनुभवों और विचारों के मामले में हमेशा क्यूरियस रहता है, उनको जानने के मामले में उसमें शोध शोध करता है, उनमें खोज करता है। आत्म अनुशासन, देखिए डिस्टेंस अति में भी काम करेंगे तभी लिख सकते हैं, लघु के लिए भी लिख सकते हैं, दीर्घोत्तरी के लिए तो है ही। आत्म अनुशासन, देखिए सहानुभूति की बात हो गई, आत्म अनुशासन की बात हो गई, तो ये सभी के सभी बातें जो है वो क्या है, प्रामाणिकता के ही प्रमाण हैं, ठीक है डिस्टेंस। और साथ ही साथ प्रामाणिकता भी, देखिए संतुलित व्यक्तित्व का जो होता है व्यक्ति, तो प्रामाणिक और सच्चा होता है, ठीक है। और दूसरों के साथ बातचीत में वास्तविकता दिखती है, ईमानदारी दिखती है और पारदर्शिता भी दिखती है, जो विश्वास को बढ़ावा देता है और रिश्तों को गहरा भी करता है। निष्कर्षतः अगर देखा जाए तो एक संतुलित व्यक्तित्व जो होता है वो आत्म जागरूक होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला होता है, लचीलापन, खुले दिमाग वाला, आत्म अनुशासन होता है, उसके अंदर सहानुभूति होती है लोगों के प्रति, प्रामाणिकता का सामंजस्य होता है। तो इन गुणों को विकसित करने से व्यक्तित्व और व्यवसायिक जीवन दोनों में अधिक खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है और साथ ही साथ सफलता भी मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नशीले पदार्थों का शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होता है? नशीले पदार्थों का शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव को समझाइए। देखिए दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रभावित करता है। नशीले पदार्थ जो होते हैं, जैसे शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, अन्य पेय पदार्थ हो गए, ठीक है ना, जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, तो मतलब सुर्ती हो गया, तमाम ऐसी चीजें हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो देखा जाए तो ये बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं और मनोवैज्ञानिक कार्यों पर भी गहरा प्रभाव इनका होता है। जब इन पदार्थों का सेवन किया जाता है तो वो रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और विभिन्न अंगों और ऊतकों तक जाते हैं और उन्हें डैमेज कर देते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो तंत्रिका तंत्र को, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी वो डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है ना डिस्टेंस। देखिए उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो देखिए, अब शराब एक अवसादक है जो CNS की गतिविधियों को धीमा कर देता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्यों को वो धीरा कर देता है, धीमा कर देता है उसे, ठीक है ना। यह विश्राम और उत्साह की भावना पैदा करता है, लेकिन जैसे जैसे खपत बढ़ती है यह समन्वय निर्णय स्मृति को खराब कर सकता है। लंबे समय तक शराब के सेवन से क्या होता है, लीवर की क्षति होता है, देखिए देखने को हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं, तंत्रिका संबंधित विकार जो होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। और ओपिओइड हो गया, उत्तेजक हो गया, हेलुसिनोजन जैसी दवाएं जो होती हैं वो भी, हेलोजिनेशन की बात हो गई, ठीक है ना। ऐसी तमाम समस्याएं जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही दुष्प्रभाव इनका है। सामाजिक और मतलब परिवार में भी बहुत बड़ा कलह क्लेश बना होता है इन कारणों की वजह से। तो इन चीजों से जितना दूर रहे उतना ही बेहतर रहे, और खुद भी दूर रहे और लोगों को भी उससे दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपके अथक प्रयासों से ये चीजें संभव हो पाएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए, नशीले पदार्थ जो होते हैं मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के नाजुक संतुलन को बाधित करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है उसको भी ये लोग क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। लगातार उपयोग से लत मिलती है, सहनशीलता और वापसी के लक्षण जो होते हैं, गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न होती हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ और भी जगहों पर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से वो दुष्परिणाम देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बात करते हैं आप लोगों के यहाँ पर बहरेपन के कारण क्या है। लेकिन दोस्तों अगले लेक्चर से पहले इस सेशन को जो है अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।